प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वेलकम भारत में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको अपवर्तन की जो घटना है, जो प्रकाश में घटित होती है, उसके बारे में समझाया। प्रकाश के जो अपवर्तन के नियम हैं, उन नियमों में मैंने आपको अपवर्तनांक के बारे में थोड़ा बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि ये क्या होता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने अपवर्तन की घटना बताई थी, उसमें जो अपवर्तन के नियम थे, उसमें दूसरा नियम था जिसे हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। ये उस पर आधारित है। इसके अतिरिक्त मैं आपको और भी अपवर्तनांक की परिभाषा बताऊंगा। टॉपिक पर आते हैं। अपवर्तनांक: जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n कहते हैं। n से प्रदर्शित करते हैं हम अपवर्तनांक को, और ये स्नेल का नियम था। ये मैंने आपको बता दिया था। तो ये उसी पर आधारित परिभाषा है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये माध्यम 1 है। ये दो माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ है। जब इस पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। तो ये जो कोण है, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में जो आपतन कोण की ज्या है और अपवर्तन कोण की ज्या है, इन दोनों का जो अनुपात है वो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, क्योंकि अपवर्तनांक दो पदार्थों का आपेक्षिक गुण है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पहला माध्यम है वो विरल माध्यम है और जो दूसरा माध्यम है वो सघन माध्यम है। आपको मैंने बता दिया था विरल कैसा होता है और सघन कैसा होता है। मान लिया दो माध्यम है, तो उन दो माध्यमों में जिस माध्यम के अणु अपेक्षाकृत दूर दूर होंगे वो तो विरल माध्यम कहलाता है, और जिसके अणु पास पास होंगे वो सघन माध्यम कहलाता है। यानी जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो सघन माध्यम होगा, जिसका घनत्व कम होगा माध्यम का वो विरल माध्यम होगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं साइन आई अपॉन साइन आर, इसे हम बोलते हैं अपवर्तनांक। ये जो अपवर्तनांक है हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं n/1। n/1 का अर्थ है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1n2 या n12, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। इसका अर्थ है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ भी यही है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ही है पहले माध्यम के सापेक्ष। और इसे आगे चलकर आपको आवश्यकता पड़ेगी, इसे हम इस प्रकार से भी लिखते हैं n2/n1। ये n2 तो है दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक और n1 है पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है हम इसी वीडियो में आपको समझाएंगे। जो दूसरे रूप में हम जो प्रकाश की चाल है विभिन्न माध्यमों में, उसके रूप में हम अपवर्तनांक को परिभाषित करते हैं। वो कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक
माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। इस प्रकार से आप अपवर्तनांक को परिभाषित कर सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक बराबर होगा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अर्थात आपको माध्यम जिसके सापेक्ष निकालना है उसकी तो चाल आएगी अंश में, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है उसकी चाल आएगी हर में। ये आपको ध्यान रखना है। इसे हम लिख सकते हैं, अभी ऊपर मैंने आपको बताया था 2, 1, और ये बराबर हो जाएगा। अगर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 है और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 है तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, n21 इक्वल होगा v1 अपॉन v2। तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष बराबर हो जाएगा v1 अपॉन v2। v1 क्या है? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल है, v2 है माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आगे भी आप ऐसे लिखोगे इस प्रकार से, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक बराबर v1 अपॉन v2। जो यहाँ है ना जिसके सापेक्ष है वो ऊपर आएगी उसकी चाल, और जो यहाँ है जिसका अपवर्तनांक है वो उसकी जो चाल है वो नीचे आएगी। तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब अगर आपको माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक निकालना है तो क्या होगा? आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, n12, यानी माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा? ये उलट जाएगा, v2 ऊपर चला जाएगा और v1 नीचे आ जाएगा। ये इस प्रकार से आप इन्हें अच्छी प्रकार से समझ लें। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं 2n1 इक्वल टू v2 अपॉन v1। जो पहले है वो ऊपर आना है और जो बाद में है यहाँ वो नीचे आना है, ये ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मान लिया पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम कांच है, तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु में प्रकाश की चाल अपॉन कांच में प्रकाश की चाल। ये हो जाएगा। इसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, वायु के सापेक्ष एयर ANG, कांच यानी ग्लास, तो ANG इक्वल हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल VA
अपॉन कांच में प्रकाश की चाल Vg, और वायु में जो प्रकाश की चाल है उसे हम c से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ANG इक्वल C अपॉन Vg, जहाँ C जो है क्या है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो प्रकाश की चाल वायु में होती है। अब ये फार्मूले आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये दोनों या ये दोनों, कहीं से भी आप अगर इन दोनों की, अगर एक इक्वेशन ये मान ले एक ये मान ले, दोनों की गुणा कर दो, तो गुणा करने पर क्या होगा, ये आ जाएगा 1n2 और गुणा 2n1 इक्वल हो जाएगा V1 अपॉन V2 और गुणा V2 अपॉन V1। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से क्या हुआ 1n2 इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 2n1। तो इससे क्या प्रदर्शित होता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो बराबर होता है 1 अपॉन दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता है। हमने यहाँ 2 माध्यम लिए थे, माध्यम 1 और माध्यम 2। यहाँ भी आप देख रहे हैं माध्यम 1 माध्यम 2। तो यदि इसमें जो पहला माध्यम है, एक माध्यम निर्वात हो, तो ऐसी स्थिति में जो ये जो माध्यम है इसका जो अपवर्तनांक होगा वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो निर्वात के सापेक्ष, निर्वात आप समझते हैं किसे बोलते हैं, इंग्लिश में से बोलते हैं फ्री स्पेस, यानी मुक्त आकाश या वैक्यूम, जहाँ कोई भी माध्यम ना हो। बहुत से टीचर्स समझाते हैं कि जहाँ वायु ना हो, ऐसा नहीं है। अगर कहीं वायु नहीं है तो वहाँ तेल भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, या अन्य कोई पदार्थ हो सकता है। तो निर्वात का अर्थ ये नहीं है कि जहाँ वायु ना हो, बल्कि निर्वात का अर्थ ये है कि वहाँ कोई माध्यम नहीं है। जहाँ कोई माध्यम नहीं होता उसे हम बोलते हैं निर्वात, फ्री स्पेस। तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक n कहते हैं। इसे हम nm से भी प्रदर्शित करते हैं। nm का मतलब इस प्रकार से nm, लेकिन आप केवल इसे n से प्रदर्शित कर सकते हैं, अपवर्तनांक चाहे कोई सा भी। तो जो n है निरपेक्ष अपवर्तनांक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर हुआ निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये n बराबर हुआ निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल लगभग बराबर मानी जाती है, और उसे हम प्रदर्शित करते हैं c, स्मॉल c से। तो ये c है और माध्यम में प्रकाश की चाल मान लिया v है,
तो ये फार्मूला आ जाता है n बराबर C/v। मैंने फिगर बनाई हुई है, इसमें माध्यम एक अगर निर्वात हो, यानी यहाँ कोई माध्यम ना हो, यहाँ कोई माध्यम ना हो और यहाँ माध्यम हो, तो जब ये निर्वात से माध्यम में किरण प्रवेश करती है तो ऐसी स्थिति में इस माध्यम का जो अपवर्तनांक आएगा वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ये जो C है, C का मान होता है वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल, और इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये होता है, ये आपको याद रखना है कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी जो प्रकाश सूर्य से आता है, यहाँ जो निर्वात से होकर के आता है या वायु से होकर आता है, जो अंतरिक्ष है उसमें बहुत स्थानों पर निर्वात है, और जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर वायुमंडल है। जब प्रकाश उसमें से आता है या अंतरिक्ष में से आता है तो उसकी चाल यही होती है। अब इसका व्यापक रूप भी आप देख लीजिए। हमने आपको बताया था कि जो साइन आई, देखो अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछता है परिभाषा तो आपको यही लिखना है और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ये और यहाँ तक लिखना है केवल। और अगर अपवर्तनांक पूछता है क्वेश्चन में तो ये यहाँ से यहाँ तक लिख दें, यहाँ से स्टार्ट करके आप इसे यहाँ तक लिख दें, या यहाँ से स्टार्ट करके आप उसे यहाँ तक लिख दें, इस तक लिख दें बस। ये वैसे छोटा पड़ेगा तो आप इसे यहाँ तक लिख सकते हैं, आसान भी पड़ता है। तो जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं इनमें से। ये और बातें तो समझाने के लिए हैं, क्योंकि ये बहुत कुछ आता है अपवर्तनांक के बारे में, तो थोड़ा समझाना पड़ता है। निरपेक्ष जो अपवर्तनांक है वो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। अब थोड़ा व्यापक रूप से अगर आपको इसका सूत्र देखना है तो साइन आई अपॉन साइन आर था N2 अपॉन N1, हमने शुरू में ही बताया था, जिसे हमने 1N2 कहा था या N21 कहा था। ये लिखा हुआ है यहाँ फॉर्मूला, ये ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। ये दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ये पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं, तो अब आप इसे समझ गए होंगे। तो ये N2 अपॉन N1 है। अब क्या होता है, जो N2 का मान है वो तो हो जाएगा यहाँ से C/V2, क्योंकि प्रकाश की चाल तो निर्वात में है, ये तो बदलेगी नहीं। तो जो दूसरा माध्यम है उसमें मान लिया प्रकाश की चाल V2 है, और जो पहला माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल V1 है। तो जो N2 तो हो जाएगा C/V2 और N1 हो जाएगा C/V1। तो यहाँ से C से तो C कैंसिल हो गया, तो ये आ गया V1/V2, जो हम पहले आपको बता चुके हैं। और एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, ये सूत्र होता है V1 बराबर n λ1, V बराबर n λ, ये सूत्र होता है। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल के लिए ये आवृत्ति हुई और ये तरंग दैर्ध्य हुई। अगर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य λ1 है और प्रकाश का पहले माध्यम में वेग v1 है और आवृत्ति n है, n भी लिख सकते हैं, न्यू भी लिख सकते हैं, न्यू लैम्डा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तो पहले माध्यम के लिए हुआ, और अगर दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है तो ये हुआ n λ2। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, उसकी चाल भी परिवर्तित हो जाती है। इसमें v1 है, इसमें v2, और जो प्रकाश किरण है उसकी तरंग दैर्ध्य भी चेंज हो जाती है।
इसीलिए हमने इसमें λ1 और λ2 मान लिया है। लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं होती। जो आवृत्ति यहाँ रहेगी प्रकाश किरण की, वही आवृत्ति यहाँ दूसरे माध्यम में होगी, तो ये चेंज नहीं होगी। इसलिए हमने इसमें n1 n2 नहीं लिखा है। तो अगर हम यहाँ v1/v2 के स्थान पर n λ1 और यहाँ n λ2 लिख दें तो n से n कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार ये λ1/λ2 रह जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ ये 1 n2। इसे हम बराबर लिख सकते हैं n2/n1, ये भी लिख सकते हैं, और ये v1/v2 भी लिख सकते हैं, और λ1/λ2 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक व्यापक सूत्र है। आप इनमें से किन्हीं दो पदों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कहीं आवश्यकता है आपको इनकी, v1, v2, λ1, λ2 इनमें से तीन चीज़ दी हुई है, चौथी पूछ रहा है, तो आप केवल इनका प्रयोग कर लें। या ये नहीं है n2, n1, λ1, λ2 ये हैं, तो आप इन्हें बराबर करके इस फॉर्मूले का प्रयोग कर। इस प्रकार से आप इन दोनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ जैसी आवश्यकता है आप प्रयोग कर सकते हैं। आप के एग्ज़ाम में अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक आता है तो आपको इससे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके नॉलेज के लिए है। हो सकता है कहीं आपको इसकी आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि ये तरंग दैर्ध्य के रूप में भी दे सकता है न्यूमेरिकल में वो, तो आप ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग कर लेंगे। अगर आप से पूछा जाता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, तो आपको केवल यहाँ से यहाँ तक लिखना है। अब अपवर्तनांक के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको याद होनी चाहिए, अवश्य आपको याद होनी चाहिए। जैसे जो बैंगनी रंग है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। जो आपने प्रकाश के 7 रंग पढ़े होंगे, तो बैंगनी रंग जो है आपने ये प्रिज्म से जब प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश है या सूर्य का प्रकाश है, तो जब ये प्रकाश किरण प्रिज्म पर पड़ती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और 7 रंग कौन कौन से हैं? वो विबग्योर। ये क्या है? ये तो बैंगनी है, वायलट, इंडिगो आसमानी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और रेड लाल। तो ये सबसे नीचे होता है बैंगनी रंग। तो इसका अपवर्तनांक जो है सबसे कम होता है। जो बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग का जो प्रकाश है, जो किरण है, प्रकाश किरण, उसके लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है, सबसे कम। ये पूछा जा सकता है कि कौन से रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। और लाल रंग के प्रकाश के लिए n सबसे अधिक होता है। जो अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो नीचे वाला कलर है, ये जो प्रिज्म का आधार है, इस तरफ ये बैंगनी रंग होता है, तो इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। और जो लाल रंग है, इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब जो पदार्थ हैं, माध्यम हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। जो वायु है उसके लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है, सबसे कम वायु के लिए होता है, और ये लगभग 1.0003 होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता, ऐसे ही लिखा जाता है, क्योंकि एक नियतांक होता है, स्थिरांक होता है। तो ये इसका वायु का होता है। और हीरे का जो अपवर्तनांक है वो अधिक होता है, और वो होता है 2.42। ये रंग हैं, बीच वाले जो रंग हैं, जैसे ये बैंगनी रंग है, तो बैंगनी रंग से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो इन रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है।
बैंगनी का सबसे कम है, आसमानी का उससे ज़्यादा, नीले का उससे ज़्यादा, ग्रीन का उससे ज़्यादा, येलो का उससे ज़्यादा, ऑरेंज का उससे ज़्यादा, रेड का उससे ज़्यादा, यानी रेड का सबसे ज़्यादा। ये दृश्य प्रकाश है जो हमें दिखाई पड़ता है। अब आपको एक बात और समझ लेनी है अपवर्तनांक के बारे में, कि जो माध्यम कम अपवर्तनांक वाला होगा, यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, तो वो माध्यम विरल होगा। कम अपवर्तनांक मतलब विरल माध्यम। अधिक अपवर्तनांक मतलब सघन माध्यम। मैंने जो विरल माध्यम और सघन माध्यम बताए थे, तो ये जो n1 का मान है, इसका जो अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, वो कम है, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक है। जैसे वायु हो यहाँ और यहाँ कांच हो, तो वायु का जो अपवर्तनांक है वो कम होता है और कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, हीरे का सबसे ज़्यादा होता है। तो कुल मिलाकर जितना अपवर्तनांक माध्यम का अधिक होगा वह उतना ही सघन होगा। तो ये भी अब आपको याद रखना है। अब लास्ट बात मैं आपको और ये बता रहा हूँ, इसमें अगर n2 का मान n1 से अधिक है, यानी दूसरा जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक पहले माध्यम से ज़्यादा है, तो स्नेल के नियम से ये आप जानते हैं sin i अपॉन sin r बराबर होता है n2 अपॉन n1। और यदि n2 का मान n1 से ज़्यादा है, यहाँ n1 है, अगर n2 का मान n1 से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में चूँकि n2 अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो sin i अपॉन sin r का जो मान है वो 1 से बड़ा हो जाएगा। अगर अंश बड़ा होता है तो ऐसी स्थिति में जो n2 अपॉन n1 का जो मान है वो 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि sin i बड़ा होगा sin r से, या i बड़ा होगा r से। आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि r छोटा होगा i से, यानी जो अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण से छोटा होगा। n2 बड़ा होने का मतलब है ये सघन माध्यम है, ये मैंने इससे पहले आपको बता दिया है, ये सघन माध्यम है। तो ऐसी स्थिति में ये विरल हुआ, ये सघन हुआ। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऐसी स्थिति में r जो है छोटा है i से, तो जब r i से छोटा होगा, यहाँ i होगा और ये r होगा, ये अपवर्तन कोण होगा, यहाँ ये r। तो इस प्रकार से आप देखोगे अगर r का मान i से छोटा है तो जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रकाश किरण कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश कर रही है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जो शुरू में हमने बताया था उसका कारण ये था, आप इससे निकाल सकते हैं स्नेल के नियम से। और यदि इसके विपरीत है, यदि n2 छोटा है n1 से, तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में जो sin i अपॉन sin r है वो छोटा हो जाएगा 1 से, या sin i छोटा हो जाएगा sin r से, या i छोटा हो जाएगा r से, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि r जो है i से बड़ा होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। r बड़ा होने का अर्थ क्या है, ये आपतित किरण है, ये आपतन कोण i है, तो r i से बड़ा होगा। अगर ये दूसरा माध्यम ना होता तो इस प्रकार से जाती किरण ये,
ये आई, ये भी आई होता, लेकिन ये आर जो है, जो अपवर्तन कोण है, ये आई से बड़ा हो जाएगा इस स्थिति में, जबकि जो N2 का मान है वो N1 से छोटा है। यानी N1 का मान बड़ा है, N2 का मान छोटा है। और अगर अपवर्तनांक बड़ा है तो इसका मतलब ये माध्यम कैसा है, सघन माध्यम है। और अगर अपवर्तनांक कम है तो माध्यम कैसा होता है, विरल माध्यम होता है। ये मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि अपवर्तनांक के हिसाब से जो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो किस प्रकार से अभिलंब की ओर झुकती है या दूर हटती है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया था, कम से कम कक्षा 10 के हिसाब से तो बड़ा था, लेकिन आप जो हैं अपने कोर्स के हिसाब से इसमें आप चयन कर लें, जितना आवश्यक हो उतना पढ़ लें, लेकिन जो समझ सकता है वो ज़्यादा इसमें समझ लें। ये आपके लिए भी बन गई है वीडियो और ये इंटर क्लासेस के लिए भी बन गई है। थोड़ा सा विस्तार है, तो आप इसमें विशेष तौर से जो 10वीं वाले बच्चे हैं वो अपवर्तनांक की ये परिभाषा यहाँ से यहाँ तक याद कर लें, या अथवा मैं आपको लिखवा दिया ये यहाँ से यहाँ तक याद कर लें। दोनों याद करना भी ज़रूरी है। लिख तो आप कोई से भी सकते हैं अगर अपवर्तनांक की परिभाषा आती है, लेकिन दोनों याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल में इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। मान लिया आपने अकेला ये याद कर लिया और न्यूमेरिकल में इसकी ज़रूरत पड़ी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और निरपेक्ष अपवर्तनांक को भी आप यहाँ से यहाँ तक इसे लिख लें, याद कर लें अच्छी प्रकार से। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, और यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख दें, मैं आपको उसका उत्तर भेज दूंगा। धन्यवाद।